हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है एग्रीकल्चर इन इंडिया 2 फूड क्रॉप्स। यहाँ पर फूड क्रॉप्स का हम पार्ट 1 देखेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जहां पर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया, इसमें फूड क्रॉप्स के बारे में। इसके पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वहां पर हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर इन इंडिया, जहां पर एग्रीकल्चर के बारे में डिटेल में हमने समझा था एग्रीकल्चर क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, कौन से उसमें रिफॉर्म्स किए गए हैं, कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इसको बढ़ावा देने के लिए क्या चीज़ें हो रही हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब आते हैं हमारी जो मेन फूड क्रॉप्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए वहाँ पर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, उसके सीजन, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो उसी में से हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले खारिफ क्रॉप, जिसमें कि राइस के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। राइस जो कि हमारे यहाँ की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। देखा जाए तो राइस का इंटेक जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। कह सकते हैं हम कि कश्मीर से लेके केरला तक पूरा, यानी कि नॉर्थ से आप साउथ तक आइए, पूरा हर जगह राइस जो है वो किसी न किसी रूप में यूज़ होता है। भाई साउथ की तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या है, राइस जो है उसका बहुत ज़्यादा इंटेक है। क्लियर है, ये हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया, स्टेपल फूड है, पीपल लिविंग इन द नॉर्थ ईस्ट एंड सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो हम अगर कश्मीर की तरफ देखें, हिली एरियाज हो गए, और या फिर हम आते हैं साउथ की तरफ, केरला जो लो लैंड, यहाँ हर जगह क्या है, हमको इसकी क्रॉप जो है वो देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि एक तो ये जो राइस की क्रॉप है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप की क्रॉप है, जहाँ पर क्या है, इसके लिए जो ज़रूरी टेम्परेचर है, जो ज़रूरी इसके लिए रेनफॉल है, अगर वो इसको मिल जाता है, रेनफॉल नहीं मिलती है तो इरिगेशन की सुविधा से, उसकी फैसिलिटी से यहाँ पर इसको उगाया जा सकता है अलग अलग हिस्सों में। और देखा जाए तो हमारे यहाँ क्या है, वेरिएशन जो है वो देखने को मिलता है। टेम्परेचर कंडीशन जो है उसके बारे में, लैंड की कंडीशन जो है, या कह सकते हैं कि जो हमारी टोपोग्राफी है उसमें हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। फिर भी इसकी खेती करी जा सकती है। तो उसकी वजह यही है कि अगर क्या है, इरिगेशन नहीं रेनफॉल नहीं मिल रही है तो इरिगेशन से। क्लियर है। तो अलग अलग जगहों पे पाए जाने की वजह से इसकी क्वालिटी जो है वो भी वेरी करती है। और इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी क्वालिटीज़ इसमें पाई जाती है, वैरायटी जो है वो राइस में पाई जाती है। देखा जाए तो वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 वैरायटी पाई जाती है राइस की। भाई उनमें से कुछ के नाम आपको याद होंगे जो आपके घरों में यूज़ होते हैं, या फिर आप अपने घर पे बात कर सकते हो कि कौन कौन से आपके घर में जो राइस हैं वो यूज़ होते हैं। क्लियर है, अलग अलग नाम से आते हैं। तो लगभग 10,000 के करीब वैरायटीज़ की जो है वो वर्ल्ड में पाई जाती है। और केवल इंडिया में अगर हम देखें तो भी क्या है, 4,000 टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं इसके। चलिए बच्चों, बात करते हैं राइस, जो कि एक हमारी खारिफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया की। अगर हम देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है राइस कौन सी क्रॉप है या फिर खारिफ क्रॉप के नाम लिखिए, तो उसमें राइस आप आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर है, राइस जो है वो खारिफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया की। साउथ में देखा जाए तो थ्रू आउट द ईयर इसको ग्रो किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है। राइस जो है इसके लिए ठंड नहीं चाहिए होती, इसीलिए क्या है, गर्मियों में इसको ग्रो किया जाता है, फिर इसको बारिश मिलती है, जो हमारा बारिश वाला सीजन आता है, और इसके बाद ठंडियाँ जब शुरू होती हैं, विंटर्स जो शुरू होते हैं, उसके पहले इसको काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर जो आपका ठंडियों का टाइम होता है, तो अक्टूबर में की क्या है, कटाई हो जाती है। क्लियर है। अब वहीं पर साउथ की तरफ हम देखें तो वहाँ पर ठंड वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, या कह सकते हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि नॉर्थ की तरफ वहाँ ठंडियाँ पड़े। इस वजह से थ्रू आउट द ईयर अगर पानी मिल जाता है, मेन क्या है, इसको पानी अच्छे से चाहिए होता है, तो अगर पानी इसको अच्छे से मिल जाता है तो फिर साउथ की तरफ ये थ्रू आउट द ईयर ग्रो किया जा सकता है। अब हम देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ राइस ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया 3 तरीके के राइस जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं। एक आपकी लो लैंड की तरफ, यानी कि आपके प्लेन्स, तराई की तरफ अगर हम देखें, जहाँ पर क्या है, पानी इजिली मिल जाता है, रिवर्स है, उनकी बात अगर हम करें तो यहाँ का जो राइस है इसको हम किस नाम से जानते हैं, वेट या लो लैंड राइस। क्लियर है, यानी प्लेन्स की तरफ अगर हम देखें। नेक्स्ट है कल्टीवेशन, इसका किया जाता है जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर, कैसे, सीढ़ीदार खेत जो हैं वो बनाकर, टेरेस कल्टीवेशन, उसको हम लोग टेरेस कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं।
क्लियर है, जो कि टेरेस बना बनाकर वहां पर खेती की जाती है राइस की। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ वाटर। हिली एरियाज में अगर देखा जाए तो प्लेन्स की अपेक्षा कम होती है। क्लियर है, इसी वजह से जो हिली एरियाज में राइस की खेती होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम ड्राई या अपलैंड के नाम से, क्योंकि हिली एरियाज क्या है, ऊपर है, इसलिए उनको अपलैंड, पानी उतना ज़्यादा नहीं मिलता है इसलिए ड्राई। और ये वाला क्या है आपका प्लेन्स की तरफ वेट या लो लैंड राइस। क्लियर है, एक आपका वेट या लो लैंड राइस हो गया, सेकंड जो है आपका टेरेस कल्टीवेशन में आ गया, थर्ड जो है वो ड्राई या अपलैंड राइस। चलिए बात करते हैं राइस के लिए सॉइल कैसी चाहिए होती है। तो देखिए राइस के लिए सॉइल की बात हम करें, कई तरीके की सॉइल यहाँ पर इसके लिए सुटेबल होती हैं। जैसे कि बात करें डीप फर्टाइल क्लेई सॉइल है या फ्राइबल सॉइल है, ये फ्राइबल लोएम सॉइल है, तो अगर इसकी बात करें ये इसके लिए बेस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इवन ब्लैक लावा सॉइल जो है वो भी इसके लिए सुटेबल होती है, क्योंकि ये क्या करती है, ईजिली ये गीली हो जाती है और ये मॉइस्चर को बनाए रखती है। और हमने क्या समझा, राइस के लिए मॉइस्चर जो है वो जरूरी होता है सॉइल में। क्लियर, दिस सॉइल रिक्वायरमेंट मेक्स, जिस तरीके की सॉइल इसके लिए चाहिए तो देखा जाए तो इस तरीके की ये फसल जो है कहाँ मेनली लोलैंड जो है, लोलैंड हो गया, रिवर वैलीज हो गई, फ्लड प्लेन्स हो गए, डेल्टास एंड कोस्टल प्लेन्स की फसल ये बनती है इस तरीके से, जिस तरीके की इसकी सॉइल की रिक्वायरमेंट है। राइस डज नॉट नीड एरेटेड सॉइल। तो राइस की बात हम करें, इसको एरेटेड सॉइल की नीड नहीं होती, यानी कि यहाँ पर एयर वाली है ना, एयर वाली सॉइल जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि देखा जाए तो हम राइस के लिए क्या समझ रहे हैं, इसमें पानी का होना ज़रूरी है, इसके लिए वो बेस्ट सॉइल होती है। तो एरेटेड सॉइल उसमें क्या है, पानी जो है वो अपने आप चला जाएगा। क्लियर है, तो एरेटेड सॉइल इस वजह से उसकी नीड नहीं होती है। चलिए बच्चों, तो अब बात करते हैं राइस के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइस कौन सी क्रॉप आपकी है, साथ ही साथ इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्या चाहिए, इस पे अक्सर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ समझेंगे। सबसे पहला टेम्परेचर की बात करेंगे, कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो टेम्परेचर यहाँ पर एवरेज देखा जाए तो 24 डिग्री चाहिए होता है, ठीक है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर इसकी रेंज हम देखें, जैसा हम लोगों ने देखा ये क्या है, ये आपका एवरेज है, रेंज हम देखें 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है। ग्रोइंग सीजन में यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है, और राइपिंग वाला जो इसका टाइम होता है उस समय में देखें तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए होता है। इट नीड्स प्लेंटी ऑफ सनशाइन, यानी कि अगर हम इसको देखें कि ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा सनशाइन, प्लेंटी ऑफ सनशाइन, ज़्यादा धूप की डिमांड करता है। नेक्स्ट हम आते हैं रेनफॉल। रेनफॉल जैसा हमने जाना कि जो राइस होता है इसके लिए रेनफॉल ज़्यादा चाहिए होती है, और जहाँ पर क्या है रेनफॉल उतनी नहीं मिल रही है तो ऐसे में सिंचाई के द्वारा या इरिगेशन के द्वारा इस डिमांड को पूरा किया जा सकता है। तो रेनफॉल यहाँ पर एवरेज जो चाहिए होती है वो 150 टू 200 मीटर चाहिए होती है। ध्यान रखिएगा जब भी आप आंसर लिखिए तो उसकी यूनिट जरूर लिखा करिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी एवरेज रेनफॉल हो गई। इसके अलावा देखें कि इसको क्या है, फ्लडेड फील्ड्स चाहिए होते हैं, कब, जब इसका ग्रोइंग सीजन होता है। क्लियर है, इसी वजह से क्या है, जो हमारे यहाँ मानसून वाला टाइम होता है उस समय राइस की क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है, क्योंकि जो फील्ड होते हैं वो उस पानी से अच्छे खासे भीगे हुए होते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि जब ये इसकी खेत जो होते हैं उसमें पानी भरा हुआ हो। क्लियर है, तो ग्रोइंग सीजन में यहाँ पर क्या है, फ्लडेड फील्ड्स चाहिए होते हैं जब इसका क्या है शुरुआती टाइम होता है। पहले तो क्या है सीड डाला गया, फिर जब वो प्लांट्स आ भी जाते हैं छोटे छोटे, फिर इन प्लांट्स को क्या है, एक ही जगह पर कई प्लांट्स होते हैं, इनको निकालकर थोड़ी थोड़ी दूर पर इनको लगाया जाता है। इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसमें क्या है, जब वो मिट्टी पूरी तरह से गीली रहेगी, वो लैंड गीली रहेगी, तो उन प्लांट्स को उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगाना ईजी होगा। क्लियर है। स्लाइट रेन, यहाँ पर क्या है, जब इसका पकने वाला टाइम होता है, राइपिंग टाइम होता है, उसके ठीक पहले इसको अगर थोड़ी सी रेनफॉल मिल जाती है, तब ऐसे में क्या है, इसके जो साइज हैं वो बड़े होते हैं। क्लियर है। तो कुल मिला के हमने ये देखा टेम्परेचर कैसा चाहिए, रेनफॉल चाहिए कैसी चाहिए। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, हमने सॉइल भी देखा था, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि पहला तो इसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, रेनफॉल जो है वो ज़्यादा चाहिए, सनशाइन वाला मौसम जो है वो चाहिए, और इसके अलावा प्लेंटी ऑफ सनशाइन जो अभी हम लोगों ने देखा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सॉइल कैसी चाहिए,
डीप एलुवियल क्लेई सॉइल जो है वो इसके लिए बेस्ट होती है। चलिए बच्चों बात करते हैं राइस यानी कि जिसको हम पैडी के नाम से जानते हैं, धान की खेती है ना, पैडी कल्टीवेशन। तो पैडी कल्टीवेशन जो है इसके मेथड की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे कि कौन कौन से मेथड इसमें यूज होते हैं कल्टीवेशन में। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रॉडकास्टिंग मेथड या स्कैटर्ड मेथड। नाम से समझ में आ रहा है स्कैटर्ड, बिखरा हुआ। बिल्कुल, यहाँ पर सीड्स जो हैं उनको लिया जाता है और उनको जो फील्ड है उसमें हाथों से बिखराया जाता है। क्लियर है? जैसे आप यहाँ पर इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, देखिए साथ में एक बास्केट है और इसमें हाथ से क्या किया जाता है, सीड्स को बिखराया जाता है पूरे फील्ड में। इसमें एक चीज़ है कि जब हाथों से बिखराया जा रहा है तो कहीं पर सीड जो है वो कम गिरते हैं और कहीं पर ये सीड जो है वो ज़्यादा गिरते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया हमारा स्कैटर्ड मेथड या ब्रॉडकास्टिंग मेथड। एंड सेकंड जो है वो है डिबलिंग। डिबलिंग मेथड, यहाँ पर भी सीड डालने का काम होगा, लेकिन यहाँ पर जो सीड पड़ेंगे वो एक रेगुलर डिस्टेंस पर पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कहीं भी सीड जो है वो पड़ेंगे क्योंकि हाथों से डाला जा रहा है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं पड़ रहा है कहीं नहीं पड़ रहा है, इस तरीके से। डिबलिंग जो है, इन दिस मेथड सीड्स आर ड्रॉप्ड एट रेगुलर इंटरवल्स इन द फ्यूरस मेड बाय द फार्मर्स विद द हेल्प ऑफ अ प्लो और डिबर। तो यहाँ पर प्लो या डिबर जो है इसकी हेल्प से सीड जो है वो डाले जाते हैं। प्लो जैसा कि आपने देखा है वो। दूसरा, अगर हम डिबर की बात करें तो आपने देखा होगा कि आपके पास भी रहा होगा और अभी के टाइम में आपने देखा होगा बच्चों के पास एक इस तरीके का व्हील होता है। जब मेला वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर वो मिलता है ना, व्हील रहता है, उसमें एक स्टिक लगी होती है उस व्हील में, है ना, आपने देखा है, लाइट जल रही होती है और बच्चे उसको चलाते हैं उस व्हील को, इस जो स्टिकी साथ में लगी होती है इसके द्वारा। तो इसमें जो ये डिबर मेथड है इसकी अगर हम बात करें तो ये लगभग उसी तरह होता है। लाइट वाइट तो नहीं लगी होती जैसा बच्चों के टॉय में लगी होती है, बट अगर ऐसे हम देखें तो यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो बना रहता है, ये नुकीला सा होता है। क्लियर है? और ये जो नुकीला यहाँ पर पार्ट जो है बना हुआ, इसमें क्या है, इसमें होल होते हैं छोटे छोटे से। अब उससे क्या होता है, सीड जो है वो यहाँ पर भर दिया जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं उस स्टिक को, जैसे बच्चे जब चलाते हैं तो क्या है, घूमता है ना, तो ये भी जब घूमेगा तो देखिए यहाँ पर सीड पड़ेगा, फिर आगे ये आगे घूमेगा, यहाँ पर पड़ेगा, फिर ये वाला आगे आएगा, यहाँ पर पड़ेगा, फिर ये वाला आएगा यहाँ पर। तो इसको क्या है, हाथों से ही चलाया जाता है और इस तरीके से एक निश्चित इंटरवल पर यहाँ पर सीड जो है वो पड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर सीड जो है उनका नुकसान नहीं होता है और रेगुलर इंटरवल पर सीड पड़ते हैं। अब वो सीड जो है जितने भी गिरते होंगे सब जगह बराबर तरीके से ही गिरते हैं। ये आपका हो गया डिबलिंग मेथड। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो मेथड्स हम देख रहे हैं ये और भी चीज़ों के कल्टीवेशन में यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि इसका यूज़ जो है वो सिर्फ राइस में ही किया जाता है, बट हम लोग यहाँ पर राइस का डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं कि ये मेथड इसमें यूज़ होते हैं। चलिए बात करते हैं ड्रिलिंग मेथड। ड्रिलिंग मेथड जहाँ पर क्या है, जो प्लो होता है उसके द्वारा जमीन में गड्ढा करते चले जाते हैं या लाइन से जो है वो बनती जाती है और उसमें बैम्बू शाफ्ट के द्वारा सीड्स जो है वो डालते जाते हैं। क्लियर है? या फिर यहाँ पर देखें, जैसे ये हल है, ये क्या है, ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ है। जब ये हल चल रहा है तो ये जो यहाँ पर आपको लाइनिंग्स दिख रही है ना, इसके द्वारा यहाँ पर लाइन बनती चली जाती है इस लैंड में और इसी में क्या होता है, वो सीड्स डालते चले जाते हैं। इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। इस तरह का तरीके का अगर हम देखें मेथड तो वो यूज़ होता है ज़्यादातर कहाँ, पेनिनसुलर इंडिया में, या कह सकते हैं पेनिनसुलर इंडिया की तरफ, तमिलनाडु में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा भी किया जाता है कि सीड्स जो हैं वो अच्छे से जल्दी उगे, इसके लिए उनको पहले ही भिगा दिया जाता है। जैसे कि हम लोग स्प्राउट्स घर में बनाते हैं ना, स्प्राउट्स जब वो क्या है जर्मिनेट होते हैं, उसी तरीके से जो यहाँ पर राइस के लिए जो सीड्स लिए जाते हैं, यानी जो धान होते हैं उनको जो लिया जाता है, उनको भिगा दिया जाता है पहले, फिर 3-4 दिन में वो जर्मिनेट हो जाते हैं और फिर वो जर्मिनेट हुए वाले जो सीड्स होते हैं उनको इसमें डाला जाता है। चलिए बच्चों, बात करते हैं ट्रांसप्लांटेशन, जहाँ पर एक जगह से प्लांट्स को उखाड़कर और दूसरी जगह पर लगाया जाता है। इस वाले मेथड को हम लोग कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ये ट्रांसप्लांटेशन मेथड है, ये जनरली कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर लैंड फर्टाइल होती है, रेनफॉल अबंडेंस होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है, जो सफिशिएंट मात्रा चाहिए होती है, साथ ही साथ सनशाइन, प्लेंटी ऑफ सनशाइन जो है वो चाहिए होता है, और लॉट्स ऑफ लेबर
और साथ ही साथ उनकी सप्लाई, ठीक है, इसमें लॉट्स ऑफ लेबर की डिमांड होती है और उनकी सप्लाई अगर ईजिली हो रही है, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, सब काम जो है वो हाथ से किए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं उन जगहों पर इस तरीके से जो इसको ग्रो किया जाता है, या कह सकते हैं इस मेथड का यूज़ किया जाता है। अब इसमें किया क्या जाता है वो समझते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, जो ये सीड्स होते हैं इनको 24 आवर्स के लिए भिगा दिया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, इनको नर्सरी में ग्रो कर दिया जाता है, या कह सकते हैं एक जगह पर इनको ग्रो कर दिया जाता है। जब ये क्या है लगभग 20 सेंटीमीटर तक के हो जाते हैं, तब क्या करते हैं, इनको उस जगह से उखाड़ कर और एक निश्चित डिस्टेंस पर इनको हाथ से ही लगा दिया जाता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। क्लियर है? तो ये इसका प्रोसेस है। चलिए देख लेते हैं। सीड्स आर फर्स्ट सोन इन नर्सरीज आफ्टर सोकिंग देम इन वाटर फॉर 24 आवर्स। इसके बाद ये हमने देखा ही। और हाँ, मेन चीज़ ये है कि इसको लगाने के लिए फ्लडेड फील्ड्स जो है वो चाहिए होते हैं। जब हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ हमने देखा था कि इसके लिए जब ग्रोइंग टाइम होता है तो फ्लडेड फील्ड्स चाहिए होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब इनको लगाया जाता है स्टार्टिंग टाइम में, तो उस खेत में क्या होता है, पानी होता है। क्लियर है? जिससे इजीली इनको लगाया जा सकता है और उस समय में इनको बढ़ने के लिए पानी बढ़ने के लिए और आगे इनको चलने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि एक जगह से इनको दूसरी जगह पर किया जा रहा है, तो उसके लिए पानी की अच्छी खासी मात्रा चाहिए होती है। लॉट ऑफ मैनुअल लेबर इज रिक्वायर्ड। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, पहले ही हम समझेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। तो इसके फायदे क्या है, सबसे पहला कि लॉट ऑफ लेबर जो कि रिक्वायर्ड होते हैं और वो मिल जाते हैं, तो काम इजली हो जाता है। ठीक है? और बहुत सारे लोग जो है उनको इस वजह से क्या है, रोजगार मिलता है। लॉट्स ऑफ लेबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसकी वजह से उनको क्या होता है, रोजगार मिलता है। रीसोइंग के दौरान, जैसा अभी हम लोग समझा कि एक जगह से दूसरी जगह पर इसको लगाते हैं, तो यानी कि रीसोइंग वाला जो टाइम होता है, इस दौरान जो एक्स्ट्रा ग्रास वगैरह आ जाती हैं, जिसको हम वीड्स कहते हैं ना, तो उनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। क्लियर है? तो उनको क्या है, वीड्स जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं। इसके अलावा लेस वेस्टेज ऑफ सीड्स, यहाँ पर सीड्स का वेस्टेज जो होता है वो कम होता है। अगर हम इससे तुलना कर रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग, तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या है, हाथों से बिखेरा जा रहा है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गिर जा रहा है, कहीं पर कम पहुँच रहा है। ठीक है? यहाँ पर क्या है, यहाँ हम लोग खुद ही एक जगह पे बहुत सारा जो है वो ग्रो हो गया, हम लोग उसको उखाड़ कर एक निश्चित डिस्टेंस जो है उस पर लगाते हैं, तो इससे सीड जो है वो वेस्ट नहीं, उसका वेस्टेज जो है वो कम होता है। चलिए बच्चों, बात करते हैं जैपनीज मेथड ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का जैपनीज मेथड की बात करें तो इसका यूज जो है वो हमारे यहाँ कम होता है, लेकिन जो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं उनके लिए ही इनका यूज देखा जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो रेज्ड या फिर कह सकते हैं ऊंचे नर्सरी बेड्स होते हैं, वहां पर सीड्स को सो कर दिया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन और सीडलिंग की बात करें तो ये रो में किया जाता है। ठीक है? जो प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पर लगाना या सीड्स डालना, ये काम जो है वो रो में किया जाता है, जिससे कि फर्टिलाइजर डालना या फिर कह सकते हैं वीडिंग का काम वो इजी होता है। क्लियर है? यूज ऑफ मैन्योर, अगर क्या है, हाई यील्ड, अधिक उपज पानी है, उसके लिए मैन्योर का यूज किया जाता है। जनरली ये होता है भाई, किसी भी फसल के लिए अगर अच्छी उपज पानी है तो मैन्योर का यूज करना, तो वो यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, ये जो मेथड है आपका जैपनीज मेथड है ना, जैपनीज मेथड जो है वो लगभग 3 टाइम हायर उपज जो है, हायर यील्ड या ज़्यादा उपज जो है वो देता है। देखा जाए तो एशिया के बहुत सारे हिस्से में इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इंडिया में हम लोग देखें तो राइस कल्टीवेशन या कह सकते हैं राइस क्रॉप जो है, ये साल में हमको 3 बार मिल जाती है। बट हिली एरियाज़ की बात करें तो हिली एरियाज़ जहाँ की वेदर कंडीशन की वजह से वहाँ पर एक साल में एक बार ही राइस जो है वो ग्रो किया जाता है। चलिए बात करते हैं हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग। तो देखिए, राइस की क्रॉप जो है वो रेडी हो गई। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, अब आगे का प्रोसेस होगा इसको काटना या इसको हार्वेस्ट करना, जिसके लिए हाथों का यूज किया जाता है। हाथों के द्वारा ही इसकी कटाई होती है, जिसके लिए सिकल्स जो है उसका यूज करते हैं। जो अर्थ सरफेस होती है इससे थोड़ा ऊपर से इसकी कटाई की जाती है। अब क्योंकि ये जब लैंड से लगा हुआ होता है तो अभी ये गीला होता है, तो इस वजह से आगे का प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। इसके लिए 3-4 दिनों तक इसको फील्ड में ही छोड़ देते हैं, जिससे कि ये अच्छे से काट कर छोड़ते हैं, जिससे अच्छे से ये सूख जाए। जब ये सूख जाता है तब आगे का प्रोसेस करते हैं, इसको थ्रेस्ड और ट्रैम्पल्ड किया जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो ये क्या है,
ये इसके प्लांट्स होते हैं मान लीजिए, ठीक है, ये इधर इसके लीफ जो है वो है, उसके ऊपर क्या है, ये इसका जो हमको राइस मिलता है वो है, उसको हम देखें इस तरीके से ब्राउन कलर के कवर में वो बंद रहता है ना, यही कवर जो है इसको हटाया जाता है, ठीक है, थ्रेसिंग वगैरह जो है वो आगे की जाती है, तो ये कवर जो है वो हट जाता है, जब ये कवर हट जाता है तो हमें राइस मिल जाता है। फिर इन राइस को शाइन अच्छी हो, यानी कि ये अच्छे दिखे, इसलिए इनको पॉलिशिंग के लिए भेजा जाता है। अब अगर देखा जाए तो जनरली हम देखें जो हमारे फार्मर्स होते हैं अपने घरों के लिए यूज़ करते हैं राइस, उसमें पॉलिशिंग जो है कम कराई जाती है, कराई तो जाती है उसमें भी बट कम कराई जाती है, क्योंकि कोशिश ये की जाती है इसमें पॉलिशिंग ना कराई जाए। पॉलिशिंग से होता क्या है, देखने में तो खूबसूरत होते हैं बट उनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। तो आगे फिलहाल इस प्रोसेस के बाद हम लोग देखते हैं इसको भेजा जाता है किसके लिए, पॉलिशिंग के लिए भेजा जाता है। और इसी वजह से जो ज़्यादा अच्छा राइस माना जाता है वो माना जाता है जो पंडेड राइस होता है, यानी हाथों से कूटा हुआ राइस, जिसमें आपने देखा होगा मूसल उसका यूज़ करके कूटा जाता है, उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीज़। अब ये जो प्लांट्स हैं इनमें कई बार होता है बहुत सारी डिजीज़ जो है वो भी लग जाती हैं, तो उन डिजीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़, कुछ के नाम हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो राइस टंगरो वायरस, नेक्स्ट है ग्रीन लीफ हॉपर, नेक्स्ट है राइस केस वॉर्म, नेक्स्ट है यानी कि डी पैडी स्टेमबर्न, नेक्स्ट यानी ई ब्लास्ट ऑफ बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक, एंड एफ है स्टेम रॉट एंड स्ट्राइप, जो कि क्या होता है, इससे ये फसलें जो हैं वो खराब हो जाती है, इसलिए इन बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज किया जाता है। चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम्स इन राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए इसकी प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला कि पर हेक्टेयर जो ये ग्रो होता है वो कम मात्रा में होता है, क्लियर है, पर हेक्टेयर राइस यील्ड जो है वो कम है। इसको बढ़ाने के लिए अच्छे सीड्स यूज होने चाहिए, फर्टिलाइजर्स का यूज होना चाहिए, मैन्योर का यूज होना चाहिए, और इसके अलावा अगर हम देखें तो इंसेक्टिसाइड जो कि डिजीज से बचाए उसका यूज होना चाहिए। फार्मर्स डू नॉट गेट सुटेबल प्राइस, फार्मर्स जो है वो इतनी मेहनत करते हैं और उनकी अच्छी खासी इसमें लागत, मतलब अच्छा खासा इनको अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है, मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसके बावजूद उनको जो इससे प्राइस मिलता है वो काफ़ी कम होता है, सुटेबल प्राइस इनको नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि मिडिल मैन जो है वो इनसे ये इनका जो क्रॉप है वो ले लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो उनकी उपज है इसको ये खरीद लेते हैं और इसको मार्केट में जाकर ज़्यादा रेट पर बेचते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट किसका हो रहा है, जो मिडिल मैन है उनका प्रॉफिट हो रहा है। मेहनत किसने की, जो हमारे फार्मर्स हैं उन्होंने मेहनत की। इसी चीज़ से बचाने के लिए जो इनका मिडिल मैन जो है उनके द्वारा इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसी चीज़ से बचाने के लिए मिनिमम सपोर्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से तय कर दिए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी लाई गई। लेकिन फिर भी देखें हमारे जो फार्मर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन जो है वो होता ही रहता है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ राइस इज नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट है डिजीज, जो क्या करती है, डैमेज कर देती है राइस क्रॉप को, एंड कैन रिड्यूस यील्ड, और जिसकी वजह से उपज जो है वो कम हो जाती है। तो इन डिजीज से बचने के जो तरीके हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। डिजीज कौन सी, जो अभी हम लोगों ने कुछ यहाँ पर देखी थी, है ना, वही सारी डिजीज, जैसे पैडी स्टर्नबर्न हो गया, ब्लास्ट ऑफ बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक हो गया, इस तरीके से। चलिए बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में। तो सबसे पहली चीज की क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमारे देश के लगभग हर पार्ट में क्रॉप का कल्टीवेशन जो है वो किया जाता है। आप कह सकते हैं कि जो हिमालय का जो नॉर्थ पार्ट है, एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट, उसको छोड़कर, क्लियर है, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट हायर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ, उसे छोड़कर। अब कहाँ कहाँ पर है वो देख लेते हैं। लोअर एंड मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन्स आपका ये वाला जो रीजन है, क्लियर है, ये हो गया। इसके बाद आते हैं ब्रह्मपुत्रा वैली, आपका इधर की तरफ ब्रह्मपुत्रा वैली की तरफ आ जाएंगे। ईस्ट एंड वेस्ट कोस्टल रीजन, अभी इसको और हम लोग देखेंगे, ईस्ट और वेस्ट कोस्टल रीजन। और इसके अलावा अगर बात करें पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, स्पेशली क्या, तमिलनाडु, तो देखा जाए लगभग हर जगह इस राइस जो है वो हमारे यहाँ कल्टीवेट किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे मेजर राइस प्रोडक्शन स्टेट्स। तो इन इंडिया, तो इंडिया में मेजर राइस प्रोडक्शन स्टेट्स कौन से हैं वो हम देखेंगे। जैसा अभी हम लोगों ने देखा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वेरी करता है। लगभग हमारे यहाँ हर हिस्से में चावल जो है वो ग्रो किया जाता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी की बात करें तो वो वेरी करती है, क्लियर है। तो अगर हम देखें तो लगभग ये हमारे जो कोस्टल रीजन है, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इधर तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, इन सबको ये कवर करता है। इधर
हम आते हैं। और हिमालय की तरफ अगर हम जाएं तो उसका अपर जो पोर्शन है बिल्कुल वहाँ नहीं, बाकी जो है हम अगर देखें तो ये सारा जो है वो कवर होता है, कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा, लेकिन सभी जगह पर हमें राइस कल्टीवेशन जो है वो देखने को मिलता है। इधर मध्य प्रदेश का कुछ भाग, इधर आते हैं महाराष्ट्र का कुछ भाग, इस तरीके से, और ये कर्नाटका आपका। क्लियर है? तो इस तरीके से राइस कल्टीवेशन हम देखें देश के लगभग हर इस हिस्से में पाया जाता है। अब मेन स्टेट्स की बात हम करें कि कौन से हैं, तो देखिए आपका मेन स्टेट में अगर हम देखते हैं तो कौन सा है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। क्लियर है? और इसके अलावा बिहार, देखिए वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब है, और तमिलनाडु, उड़ीसा, तमिलनाडु कॉमा उड़ीसा, ठीक है, तमिलनाडु और उड़ीसा और बिहार, ये आपके मेजर राइस कल्टीवेशन के स्टेट्स हैं। चलिए बच्चों, अब स्टेट्स के बाद हम आते हैं रीजन्स पर। ठीक है, तो राइस का डिस्ट्रीब्यूशन बाय रीजन्स अगर हम देखते हैं, रीजन्स ऑफ राइस कल्टीवेशन, तो सबसे पहले आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो कि हमारे कंट्री के टोटल राइस प्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। देखा जाए तो 15% हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन, उसका 15% वेस्ट बंगाल से आता है। क्लियर है? वेस्ट बंगाल जहां पर चावल की खपत भी ज़्यादा है, साथ ही साथ उगाया भी ज़्यादा जाता है। फिर बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु को देखा जाए तो इस मामले में तमिलनाडु जो है वो काफ़ी आगे है, नंबर 1 पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी तमिलनाडु में देखा जाए तो साल में 3 फसलें जो हैं वो राइस की निकाल ली जाती है यहाँ पे। दूसरा, तमिलनाडु की एक और खासियत है कि यहाँ पर देखा जाए पर हेक्टेयर जो उपज मिलती है वो अदर जो हमारे स्टेट्स हैं उन सभी से बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से तमिलनाडु जो है उसको पर हेक्टेयर 3000 केजी राइस जो है वो ग्रो करने का डिस्टिंक्शन या फिर कह सकते हैं गौरव जो है वो प्राप्त है। क्लियर? चलिए, लगभग जो तमिलनाडु है वहाँ की लगभग 37% जो लैंड है उस पर कल्टीवेशन किया जाता है। तमिलनाडु कैन हैव 3 क्रॉप्स अ ईयर, अभी हम लोगों ने समझा। यहाँ पर हम बात करें तंजावुर जो है वहाँ से हम देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कंट्री का। ठीक है, तो कावेरी डेल्टा में तंजावुर जो कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कंट्री का। एरिया इन नॉर्थ में देखा जाए कि कहाँ पर, तो पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है। अदर स्टेट्स की बात करें तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड केरला। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्रॉप जो कि है वीट हमारी राबी क्रॉप है ना। वीट को अगर हम देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका हमारे फूड में। देखा जाए तो हर रोज हम सभी के घरों में इसका यूज़ अलग अलग तरीके से होता है। भाई रोटियां बनती हैं, पूरी बनी, पराठे बने, ब्रेड्स बने और कितने सारे आइटम्स जो हमको मैदे से, सूजी से बने हुए मिलते हैं, है ना। तो इसका अगर हम यूज़ देखें तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। कुकीज़ वगैरह क्या है वो सारा इसी से बनता है। तो वीट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी फूड का हिस्सा है, या कह सकते हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, जिसे हम स्टेपल फूड भी कह सकते हैं, हमारा खाद्य पदार्थ है ना। तो ये हो गया। देखा जाए तो रिच है ये किसमें, विटामिन्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है? इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट के मामले में। फर्स्ट रशिया, यूएसए, 3rd चाइना एंड इंडिया जो है वो 4th नंबर पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, जो कि लगभग वर्ल्ड का 8.7% प्रोड्यूस करता है वीट। क्लियर है? वीट जो है वो एक टेम्परेट क्रॉप है। देखिए वीट को कब ग्रो किया जाता है, इसको ग्रो करते हैं जब हमारे यहाँ विंटर्स शुरू हो रहे होते हैं। इसके बाद बहुत ठंड वाला टाइम आता है, तब तक ये क्या है, धीरे धीरे इनका प्रोसेस खेतों में आगे चल रहा होता है। यानी कि जो आपका दिसंबर लास्ट और जनवरी शुरू वाला जो टाइम होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना। तो इस समय ये खेतों में ही रहते हैं। फिर आगे जैसे जैसे थोड़ा मौसम जो है वो गर्म होने लगता है, तब ये धीरे धीरे क्या है पकने लगते हैं और इनको मार्च अप्रैल में फिर हार्वेस्ट किया जाता है। इस तरीके से ये कौन सी क्रॉप हुई, ध्यान है आपको, ये है राबी क्रॉप। राबी क्रॉप का टाइम पीरियड आपको याद होगा कि कब से कब तक इसको ग्रो करते हैं और कब काटते हैं ना। वीट को देखा जाए तो वेरी वेल इनको ग्रो किया जा सकता है कहाँ पर, लेवल प्लेन्स। ठीक है, स्पेशली जहाँ पर क्या है मशीनों के द्वारा फार्मिंग की जाती है वहाँ पर इसके अच्छे रिजल्ट
आते हैं। मेनली इनको ग्रो किया जाता है इन फ्लैट एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। चलिए टाइप्स एंड वेराइटीज देखते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और उसकी बेस पर दो तरीके की वेराइटीज हमको देखने को मिलती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल वेरिएशन दो वेराइटी देखने को मिलती है। फर्स्ट है नॉर्मल ब्रेड वेराइटी एंड सेकेंड जो है वो हार्डर वेराइटी या मैक्रोनी व्हीट के नाम से इसे हम जानते हैं। देखिए नॉर्मल ब्रेड वेराइटी की बात हम लोग करें तो ये कहाँ पर मिलता है? नॉर्मल ब्रेड वेराइटी की बात हम लोग करें तो जो इरिगेटेड लैंड होती हैं वहां पर इनको ग्रो किया जाता है। सॉइल की बात हम करें तो यहाँ पर सॉइल जो है वो फ्रिएबल यानी कि भुरभुरी सी, लोएम एंड क्लेई नेचर में क्लेई होगी, इस तरीके की सॉइल में ये ग्रो होता है। मोस्टली ग्रोन इन कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम आते हैं जो सेकंड है हार्डर वेराइटी या मैक्रोनी व्हीट की अगर बात कर रहे हैं तो ग्रोज वेल ऑन क्लेई ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कहाँ पर, किन रीजन्स में? तो हाई रेनफॉल वाले जो एरियाज हैं वहां पर क्लेई ब्लैक सॉइल में इस तरीके का व्हीट जो है, इस वेराइटी का व्हीट पाया जाता है। स्टेट्स की बात किया जाए मोस्टली कहाँ पर ये ग्रो किए जाते हैं तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश है। चलिए तो अब व्हीट के लिए सॉइल कैसे चाहिए होती है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सॉइल इसकी जो होती है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। जैसा हम लोगों ने राइस के मामले में देखा कि सॉइल जो है यानी कि जो फील्ड है उसमें क्या है, पानी भरा हुआ होना चाहिए अर्ली स्टेज में, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है बल्कि वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, फ्राइबल लोमी एलुवियल सॉइल ऑफ क्लेई कंपोजिशन वाली सॉइल जो है वो होनी चाहिए, यानी चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। इट इज़ मोस्टली ग्रोन कहाँ पर? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है यहाँ पर मोस्टली इनको ग्रो किया जाता है। और ख़ास तौर से देखा जाए जब क्या है विंटर्स वाली रेनफॉल होती है उसके जस्ट बाद ही इसको ग्रो किया जाता है। क्यों? क्योंकि विंटर्स की जो रेनफॉल मिलती है उससे वो लैंड जो है उसमें मॉइस्चर आ जाता है, सॉइल जो है वो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा बारिश की वजह से, और इस तरीके से इसके लिए फील्ड तैयार करना ईजी होता है। इस वजह से उस बारिश के तुरंत बाद ही इनको ग्रो किया जाता है। डीप सॉइल प्रोवाइड्स, अब क्या है बारिश होने की वजह से डीप सॉइल जो है वहाँ तक क्या है मॉइस्चर बना रहता है, जिसकी वजह से अर्ली स्टेजेस में व्हीट प्लांट जो है उसको क्या है मॉइस्चर मिलता रहता है। व्हीट कैन ऑल्सो बी ग्रोन इन ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल में भी इसको ग्रो किया जा सकता है। एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, और अच्छी क्रॉप पाने के लिए यहाँ पर फर्टिलाइजर्स जो हैं उनकी अच्छी मात्रा में उनका यूज़ जो है वो होना चाहिए। चलिए तो अब व्हीट के लिए टेम्परेचर हम जानते हैं कि कैसा चाहिए होता है। क्रॉप जो है वो यानी कि व्हीट क्रॉप जो है वो कैसी है? मिड लैटिट्यूड वाली, या फिर कह सकते हैं टेम्परेट रीजन की ये क्रॉप है। टेम्परेट रीजन आपको ध्यान है ना कि ये आपका क्या हो गया, इक्वेटर 23.5 डिग्री पे क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो आपका जोन है ये कौन सा जोन है? ये आपका ट्रॉपिकल जोन है ना। इसके ऊपर हम जाते हैं, ये आपका कौन सा आएगा? ये जोन जो है ये आपका आता है टेम्परेट जोन, जो कि क्या है इस वाले से ठंडा होगा। क्लियर है? तो इससे ये क्या है ठंडा होगा। तो मिड लैटिट्यूड या फिर कह सकते हैं टेम्परेट रीजन वाली ये फसल है जो कि रिक्वायर करती है कूल क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल। देखिए क्या है जो हमारे यहाँ व्हीट तैयार होता है उसमें क्या है ठंडियों में हल्की रेनफॉल मिलती है जो कि इसके लिए अच्छी है, ठंड चाहिए होती है, वही हम लोगों ने यहाँ पर देखा। क्लियर है? एवरेज टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए? एवरेज टेम्परेचर जो है जब इसको लगाया जाता है उस दौरान देखा जाए 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सोइंग, और जब इसको काटना होता है इसको पकने के लिए टेम्परेचर तब क्या है बढ़ना चाहिए, तब उस दौरान टेम्परेचर 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर देखा जाए टेम्परेचर जो है अचानक से बढ़ जाए या घट जाए वो इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। क्लियर है? अचानक से क्या है पाला वगैरह जो कहते हैं बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है वो भी इसके लिए नुकसान है, या फिर यहाँ बहुत तेज़ी से टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाए वो भी इसके लिए नुकसानदेह है। विंटर टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ इंडिया में देखें तो विंटर टेम्परेचर कैसा होता है? वो इसके लिए ज़्यादा फेवरेबल है क्योंकि उस समय क्या है नॉर्थ की तरफ ठंड पड़ रही होती है। साउथ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो विंटर टेम्परेचर क्या होगा? मिनिमम वहाँ देखा जाए तो 20 डिग्री तक पाया जाता है जो कि इसके लिए अच्छा नहीं है। इस वजह से इन रीजन्स में देखें तो इसकी क्रॉप जो है वो नहीं होती है। चलिए बात करते हैं व्हीट के लिए रेनफॉल कैसी चाहिए होती है। तो रेनफॉल यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, देखा जाए तो 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पर चाहिए होती है। बल्कि यहाँ तक अगर हम लोग कहें कि 50 to 150 से कम भी है या फिर कह सकते हैं 20 to 25 सेंटीमीटर भी रेनफॉल है
तो भी इसको ग्रो किया जा सकता है। ज़रूरी क्या है तब ऐसी कंडीशन में इरिगेशन की। क्लियर है? तो 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वो चाहिए होती है, 50 से कम में भी कब, इरिगेशन जब मिल जाए तब। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विंटर्स में होने वाली जो रेनफॉल है इसके पकने से ठीक पहले, वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है इसकी उपज को बढ़ाने के लिए, यील्ड जो है उसको बढ़ाने के लिए। जो विंटर रेनफॉल, याद आ रहा है विंटर रेनफॉल जिसको हम लोगों ने देखा था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है ना, तो वो इसके लिए बिल्कुल वरदान साबित होती है। बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा ठंडा, ये सारी चीज़ें इसको नुकसान करती हैं। फ्रॉस्ट ऑफ फ्लावरिंग, तो जब फ्लावरिंग वाला टाइम है उस समय में फ्रॉस्ट अगर पड़ गए, या जब इसका क्या है राइपिंग वाला टाइम है उस समय में हेलस्ट्रॉम, उस कंडीशन, उस टाइम में देखा जाए तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो चीज़ इसको नुकसान कर जाती है, इसकी फसल को, ठीक है, डैमेज कर जाती है इस क्रॉप को। चलिए, हाई टेम्परेचर एंड एक्सेसिव रेन जो है ये दोनों ही इसके लिए क्या है, हार्मफुल है, क्योंकि जब टेम्परेचर हमारे यहाँ बढ़ने लगता है उस दौरान क्या किया जाता है, इसको काटा जाता है। तो हाई टेम्परेचर साथ ही साथ ज़्यादा जो रेनफॉल है ये दोनों ही इसके लिए नुकसानदेह है। लो टेम्परेचर होना चाहिए अक्टूबर में, जैसा हम लोग देखते हैं जब क्या है हमारे यहाँ ठंडियाँ जो है विंटर्स स्टार्ट होने लगते हैं उस दौरान इसको बोया जाता है, या कह सकते हैं इसको सोइंग इसकी की जाती है। और विंटर रेन्स की बात हम लोग करें, वह विंटर रेन्स इसको चाहिए होती है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। चलिए बात करते हैं मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वीट। तो वीट का मेथड ऑफ कल्टीवेशन, सबसे पहला वीट क्या है, राबी क्रॉप है। देखिए बार बार हम लोग रिपीट करते चल रहे हैं, ये बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। वीट कौन सी क्रॉप है, जब आप वीट के बारे में लिख रहे हैं तब भी आपको लिखना है। जब आपसे पूछ लिया कि राबी की क्रॉप के नाम बताइए तो उसमें आपको वीट जो है वो तैयार रहेगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। अच्छा, वीट जो है वो एक राबी क्रॉप है। फील्ड इज प्रिपेयर्ड बाय एंड, फील्ड कब तैयार करते हैं, नवंबर के एंड में, और इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, मार्च में किया जाता है। क्लियर है? सिंस द सोइंग इज डन, कब, जब रेनफॉल, रेनी सीजन होता है। अभी हम लोगों ने समझा ना कि विंटर जब स्टार्ट होते हैं उस दौरान जो रेनी सीजन होता है उस दौरान क्या होता है, रेनफॉल होने की वजह से जो हमारी सॉइल होती है, लैंड जो होती है उसमें मॉइस्चर बना रहता है जो इसके अर्ली स्टेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्लियर है? चलिए, सीड जो है किस तरीके से, जो अभी हम लोग मेथड की बात कर रहे थे, सीड्स आर सोन बाय, किस विधि से या किस मेथड से सीड जो है वो लगाए जाते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग एंड ड्रिलिंग, ये तीनों जो अभी हम लोगों ने देखे थे उन तीनों मेथड से इनको लगाया जाता है। हाँ, नेक्स्ट हमने देखा था ट्रांसप्लांटेशन, तो वो इसमें यूज नहीं होता। चलिए बात करते हैं वीट हार्वेस्टिंग। देखिए वीट की फसल जो है वो तैयार हो गई, अब आगे क्या है, इसकी हार्वेस्टिंग का नंबर आता है। तो हार्वेस्टिंग के लिए क्या है, ये तैयार फसल जो कि पक गई, अब आगे इसको ग्राउंड के पास से इसको काटा जाता है। क्लियर है? अगर हम वीट को देखें तो इस तरीके से इसका प्लांट जो है वो खड़ा रहता है, ये ऊपर की तरफ फलियां लगी होती हैं जिसमें कि वीट होता है ना। ये नीचे का जो पोर्शन है ये जो हमारे फॉडर्स होते हैं उनके काम आ जाता, सॉरी हमारे फॉडर्स के रूप में काम आता है। फॉडर्स जो हमारे एनिमल्स हैं उनके लिए चारा उससे तैयार हो जाता है। अब क्या है, ये ऊपर जो फली लगी हुई है इसमें डायरेक्ट गेहूं हमें नहीं दिखता। गेहूं के लिए क्या है, वो गेहूं जो होता है वो कवर होता है। क्लियर है? तो अब आगे का प्रोसेस होता है इनको अलग करना, जिसको हम कहते हैं थ्रेसरिंग। ठीक है? तो थ्रेसरिंग के लिए थ्रेसर का यूज करते हैं या बुलक्स का यूज करते हैं। देखिए थ्रेसर जो है ये बाद में आए हैं, तो बाद में इनका यूज होने लगा और तुरंत ही लोगों ने इसका यूज जो है वो नहीं शुरू किया क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब धीरे धीरे क्या है, इसका यूज बढ़ता जा रहा है। बट अगर हम पहले के टाइम में देखें तो लोग जो है बुलक्स का यूज करते थे। आज के टाइम में बुलक्स का यूज कम हो गया, थ्रेसर के द्वारा लोग ज्यादा इस प्रोसेस को करते हैं। तो यहाँ पर जो स्पाइक्स होते हैं या इसके कवर जो है, इनसे इनको जो वीट है इसको अलग किया जाता है। क्लियर है? तो थ्रेसिंग इज द नेक्स्ट प्रोसेस, और जहाँ पर क्या है, ग्रेन्स को स्पाइक से अलग किया जाता है। पंजाब में देखें तो इसके लिए क्या है, कंबाइंस का आज के टाइम में यूज किया जा रहा है। कंबाइंस क्या है, ये बड़ी मशीनें हैं, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो कटाई का काम है जो मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, मतलब हाथों से किया जा रहा है। यहाँ पर क्या है, मशीनें होती हैं, वो बड़ी मशीनें क्या करेंगी, इधर ग्राउंड में जो वीट की फसल जो है वो रेडी है उसको क्या है लाइन से काटती चली जाती हैं, और वो क्या है एक तरफ वो कलेक्ट होता जाता है। कलेक्ट होके उसी मशीन में ही वो तुरंत काटेंगी भी, उसी में ही अगला प्रोसेस जो है थ्रेसरिंग का वो भी अलग शुरू हो जाता है कि उनको अलग करना जो वीट हमारा है और उसका जो कवर है ना, एक तरीके से। तो इन चीज़ों को अलग करना, उनको छानना, ये सारा प्रोसेस जो है ये कंबाइंस में साथ ही हो जाता है। ठीक है? तो कंबाइंस रीप, क्लीन, थ्रेस, विनोव्ड एंड शिफ्ट द ग्रेन्स। इसके बाद ग्रेन्स जो है उनको अलग किया जाता है।
फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, ये सारा चीज होने के बाद ये जो ग्रेन्स होते हैं इनको स्टोर करने का नंबर आता है। क्लियर है, इनको स्टोर करते हैं, वेंटिलेटेड फर्म्स होती हैं वहां पर स्टोर करते हैं। अच्छा, अब ये वीट जो है वो हमारे सामने आ गया, जिसका कि यूज बहुत सारा है। देखिए दलिया जो है वो वीट से बनता है, जिसका बहुत सारा यूज होता है, और भी कितनी सारी चीजें इसी से बनती है। हमारा क्या है, जो वीट फ्लोर है वो हमको मिलता है इससे। हमारे डेली रूटीन में जो हमारा खाना है उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्लियर है, इसी से क्या है, रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा जो है वो बनता है, सेमिलोना यानी कि सूजी बनता है, और कितनी सारी चीज़ें जो है वो इसी से बनती हैं। क्लियर है कि वीट जो है उससे बनी, या वीट से जो हमें मिल रहा है, रिफाइंड फ्लोर मिल रहा है, वीट फ्लोर मिल रहा है, सेमिलोना मिल रहा है, इससे चीज़ें बनती है। तो आगे का ये सारा प्रोसेस जो है वो होना है। तो इसके लिए क्या है, अब ये स्टोर किया हुआ वीट जो है ये भेजा जाता है मिलिंग के लिए। मिलिंग यानी इनको मिल्स में भेजा जाता है आगे के प्रोसेस के लिए। मिलिंग जहां पर क्या है, अब इनको आगे पीसने का काम होता है। क्लियर है, तो ये मिलिंग जो है यहाँ पर रोलर प्रोसेस जो है वो मिलिंग के लिए रोलर प्रोसेस जो है वो एडवांस और परफेक्ट प्रोसेस होता है, जहां पर रोलर लगे होते हैं। उस रोलर के जैसे ये क्या है, ये आपने देखा होगा गेहूं पिसवाते हुए, या फिर चक्की पर आपने देखा होगा कि यहाँ से क्या है, गेहूं को डाल दिया जाता है ना। तो रोलर प्रोसेस में भी हम देखें तो यहाँ से गेहूं जाता है, और ये बीच में रोलर्स लगे होते हैं, जिनमें क्या है, ये ग्रेन आता है, टूटता है, और आगे इस तरीके से इसका आगे का प्रोसेस होता है। चलिए बात करते हैं वीट की डिजीज। ठीक है, वीट में लगने वाली जो डिजीज है वो देखा जाए तो हमारे यहाँ टोटल जो क्रॉप लैंड है उनमें से 17% लैंड जो है उस पर वीट को ग्रो किया जाता है। जहाँ पर वीट में लगने वाली जो डिजीज हैं या बीमारियां हैं वो उसकी फसल को प्रभावित करती हैं। ऑब्वियस है कि अगर उसमें कोई डिजीज लग गई तो आगे की फसल जो है वो कम होगी या अच्छी नहीं होगी। क्लियर है, तो फंगल डिजीज जिसको हम रस्ट के नाम से जानते हैं, ये क्रॉप को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, जिसके लिए देखा जाए तो हमारे यहाँ रिसर्च वर्क जो है वो चल रहा है कि इस तरीके की वैरायटी जो है वो तैयार की जा सके, रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी वो तैयार की जा सके, जो कि इस बीमारी को लगने ना दे हमारी जो फसल है उसमें। क्लियर है, इसके अलावा अदर कुछ डिजीज हैं उनको भी हम देख लेंगे। एक तो हमने देखा रस्ट, एंड सेकंड है स्ट्राइप्स रस्ट और येलो रस्ट, नेक्स्ट है ब्लैक पॉइंट, एंड नेक्स्ट है लूज स्मट। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वीट कल्टीवेशन। वीट कल्टीवेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्या है, कंटिन्यूअस क्रॉपिंग विथ वीट अपीयर्स टू ब्रेक डाउन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय बैक्टीरियल चेंजेस विच रिजल्ट इन डिसइंटीग्रेटिंग द नाइट्रोजन। ठीक है, तो क्या होता है कि वीट कल्टीवेशन अगर लगातार किया जा रहा है तो ऐसे में देखिए उसकी ग्रोथ के लिए कुछ अच्छे बैक्टीरिया जो है वो जिम्मेदार होते हैं, वहीं पर कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो उसके लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, लगातार अगर क्रॉप रोटेशन होता है वीट का ही, तो ऐसे में वो बैक्टीरियाज जो है उनकी संख्या कम होने लगती है, और इनके लिए हार्मफुल जो बैक्टीरियाज हैं वो उनकी संख्या बढ़ने लगती है। बैक्टीरियल चेंजेस जिसकी वजह से क्या होता है, डिसइंटीग्रेटिंग द नाइट्रोजन का डिसइंटीग्रेशन होने लगता है। नाइट्रोजन जो हमारी सॉइल में होता है और हमारी जो क्रॉप है उसके लिए अच्छा होता है। क्लियर है, तो इसकी वजह से क्या है, डिसइंटीग्रेशन होता है नाइट्रोजन का, जिसकी वजह से लैंड जो है वो फर्टाइल नहीं रह जाती है। क्लियर है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है इसका। इससे बचने का तरीका क्या है, इससे बचने का तरीका है क्रॉप रोटेशन। अगर क्रॉप रोटेशन करते हैं तो ये बैक्टीरियल चेंजेस जो है ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये नहीं होती है तो नाइट्रोजन डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा और लैंड की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहेगी। नेक्स्ट हम आते हैं हेडिंग एंड फ्लावरिंग स्टेज। अगर है जब क्या है इसमें फ्लावर्स वगैरह आने वाला स्टेज है ना, तो उस समय में एक्सेसिवली हाई या लो टेम्परेचर हो और ड्रॉट हो या आर हार्मफुल टू वीट। ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो या लो हो या सूखा हो तो ऐसे दौरान में क्या है, ये इसके लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है क्या, क्लाउडी वेदर है विथ हाई ह्यूमिडिटी, क्लाउडी वेदर, हाई ह्यूमिडिटी एंड लो टेम्परेचर। ये चीज जो है वो इंडिकेट करती है किसको, रस्ट अटैक को। रस्ट अटैक जो अभी हम लोगों ने इसके लिए डिजीज देखी थी कि ये जो है ये इस क्रॉप के लिए अच्छी नहीं होती है डिजीज। वैसे तो कोई भी डिजीज अच्छी नहीं होती, जो कि क्या करती है, इस फसल को नुकसान कर देती है। तो ये जो कंडीशन है ये पूरी तरह से रस्ट अटैक जो है इसको अट्रैक्ट करती हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं वीट प्रोडक्शन के मेजर एरियाज या स्टेट्स हमारे देश में कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें नंबर 1 पर आता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि हमारे देश का सबसे ज्यादा वीट ग्रो करता है या प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। टोटल हमारे देश में जितना वीट प्रोड्यूस होता है उसका 34% लगभग जो है वो आता है उत्तर प्रदेश से। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश, पंजाब,
हरियाणा, इन तीनों को मिलाकर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से इनको ग्रेनरी ऑफ इंडिया का डिस्टिंक्शन मिला है, ठीक है, यानी कि उसका गौरव प्राप्त है। ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? ऐसा पॉसिबल हुआ, आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने जिक्र किया था 60s के डिकेड्स में आया हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो रहा, इसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो है इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। इसी स्ट्रेटेजी के तहत ये हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटेजी जहाँ पर HYV जो सीड्स हैं, या फिर कह सकते हैं हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो हैं उनका यूज़ करना, जिसमें क्या है थोड़ी सी जगह में ही वो वीट जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं। इसके लिए ज़रूरी है फर्टिलाइजर्स का मिलना, तो ये चीज़ें अवेलेबल कराना, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ HYV सीड्स हो गए, इसके अलावा कैनाल का नेटवर्क जो है वो बढ़ाया गया, फर्टिलाइजर्स जो थे वो अवेलेबल कराए गए, पेस्टिसाइड्स वगैरह अवेलेबल कराए गए, जिससे कि क्रॉप अच्छी हो। और इसी वजह से आज के टाइम में हम देखें तो हम इसके लिए आत्मनिर्भर हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं मेजर जो हमारे यहाँ वीट प्रोडक्टिव स्टेट्स हैं उनको इन ऑर्डर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश, जो कि नंबर 1 पर है। सेकंड पर आता है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश का वीट जो है वो बहुत फेमस होता है ना। तो मध्य प्रदेश है, थर्ड पे है पंजाब, फोर्थ पे है हरियाणा, एंड फिफ्थ आपका है राजस्थान, 6 आपका आता है बिहार, 7th है गुजरात, 8 है महाराष्ट्र, ठीक है। फिर 9 की अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड है, एंड 10th पे वेस्ट बंगाल है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं वीट प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जहां पर हमने देखा कि इंडिया का सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्शन होता है। उत्तर प्रदेश में लगभग हर हिस्से में, या कह सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में वीट ग्रो किया जाता है। जहां पर मेन क्रॉप जो मिलती है या मेन प्रोडक्शन होता है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में होता है, उधर की क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। साथ ही साथ हम बात करें कि लार्ज रिवर जो कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, क्लियर है, उसकी वजह से क्या है कि इस जो ये रीजन है इस तरफ क्या है फाइन एलुअल सॉइल मिलती है, जिसकी वजह से ये लैंड जो है वो फर्टाइल होती है और यहाँ से वीट क्रॉप जो है वो अच्छी होती है। इसमें क्या है, जो पानी होता है उसका भी मेन रोल है। तो यहाँ पर रेनफॉल देखा जाए तो 50 to 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल इस रीजन में देखने को मिलती है। और कब, जो हमारा रेनी सीजन होता है उस दौरान, ठीक है, 50 to 100 सेंटीमीटर। और विंटर्स में हम देखें जहां पर भी क्या है क्रॉप जब ये बढ़ रही होती है उस दौरान रेन की ज़रूरत होती है, तो उस दौरान 3 to 7 सेंटीमीटर तक रेनफॉल जो है वो मिलती है, जो कि इसके लिए अच्छी होती है। साथ ही साथ पानी की अगर कमी होती है तो ऐसे में इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल होती हैं और इस वजह से फसल इस समय में ज़्यादा अच्छी, इस रीजन में ज़्यादा अच्छी होती है। जहाँ पर क्या है कैनाल्स का नेटवर्क जो है वो काफ़ी अच्छा पाया जाता है, ट्यूबवेल्स हैं, वेल्स हैं, इन सब की हेल्प से इरिगेशन का काम किया जाता है। और अगर हम देखें कंपेयर भी करें तो जो एरिया क्या है रेनफेड है, या जो एरिया जो है वो इरिगेट किया गया है, तो इरिगेट किया गया वो जो एरिया होता है वहाँ से प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है, क्लियर है। क्योंकि रेनफेड की बात अगर हम करें तो उतना ज़्यादा पानी जो है वो हर समय अवेलेबल नहीं होता। इरिगेशन क्या है, उसके द्वारा जब ज़रूरत है तब सिंचाई की तो उसकी सिंचाई कर दी जा रही है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है, जब वीट की खेती की जा रही है यहाँ पर क्रॉप रोटेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर क्रॉप रोटेशन जो कि क्या है लैंड को भी सही रखता है और इसके अलावा क्या है, इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो और आ जाता है, क्लियर है। इसलिए वीट के लिए, वीट क्योंकि 1 सीजन क्रॉप है ना, बाकी टाइम जो है वो खाली जाएगा, इस वजह से यहाँ पर क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी होता है, जो कि फार्मर्स के लिए भी हेल्प करता है। क्रॉप रोटेशन में अगर हम बात करें वीट के साथ जो आती है फसलें, उसमें आपका ज्वार है, बाजरा है, ये फसलें आती है। बच्चों, हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है, बट अभी चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है, तो चैप्टर कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।